हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं पीआईबी के सेकेंड वीक एनालिसिस में मार्च 2022 के दोस्तों। इसमें हम करेंगे हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 मार्च से 13 मार्च तक जो जो इम्पोर्टेंट पीआईबी के अंदर में न्यूज़ रही हैं उनको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पीआईबी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सभी जानते हैं पीआईबी से डायरेक्ट फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल का नाम है प्रशांत तिवारी 26 दोस्तों। 3K के आसपास में इसमें क्या है, फॉलोवर हैं, आप उसी को ज्वाइन करिए। आप अगर स्टडी आईक्यू में कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कोड क्या अप्लाई करिए, PRT33। इसके अलावा अगर आपको कोई गाइडेंस, कोई मोटिवेशन, कोई परेशानी, कोई एग्जाम में प्रिपरेशन में, तो आप मेरे साथ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ थी दोस्तों, वो क्या थी, इस चीज से रिलेटेड है दोस्तों, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022। आप सभी जानते हैं अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज में है। इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस, डिस्प्यूट्स ऑलरेडी एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स में चलते रहते हैं। और यहां पर हिंदू न्यूज़पेपर कराते समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्ल्ड भारत को इलेक्टोरल प्रोसेस में एक लीडर के रूप में देखता है। कई सारी कंट्रीज भारत के अंदर में इलेक्टोरल प्रोसेस को सीखने के लिए आते हैं। कई सारी कंट्रीज ईवीएम की हमारी मांग कर रही हैं कि वो यहां अपने कंट्री में इलेक्शंस करवा सकें। ऑलरेडी इसके ऊपर में डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं। तो प्लीज याद रखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दरअसल 2012 से ना एक क्या कहते हैं प्रोग्राम, विजिटर प्रोग्राम जारी करता है। हर साल होता है। उसमें क्या होता है, विदेश से दोस्तों लोग आते हैं। इसके अंदर में इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम, उसको 2022 में भी कंडक्ट कराया गया। उसमें विदेशों से डेलीगेट आते हैं और वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन, एक्चुअल में जब वोटिंग हो रही होती है उस प्रोसेस को देखते हैं कि क्या ट्रांसपेरेंसी है, कितनी ज्यादा एफिशिएंसी है, और उसके बेसिस पर वो वहां पर अपनी कंट्री में भी क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। तो दोस्तों मैं बार बार ये चीज आपको बताता हूं कि यूएस जैसी कंट्री वो बैलेट पेपर का यूज करते हैं, और हमारे देश में भी कई सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि बैलेट पेपर का यूज होना। दोस्तों आप खुद सोचिए, 131 करोड़ वोटर्स के, उसके मान के चलिए 50%, 40% भी अगर जनरल इलेक्शन में वोट पड़ता है तो 40 करोड़ वोट को आप बैलेट पेपर से काउंट करेंगे। 10 दिन, 20-20 दिन, एक एक महीना लग जाएगा इलेक्शन के रिजल्ट को आने में। तो एक बहुत लैंडमार्क चीज है, बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है। क्या? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है हमारे यहाँ पे, वोटिंग मशीन जिसको हम यूज करते हैं वोट के रिगार्डिंग। तो प्लीज ये याद रखिएगा, कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। 2022 से इसको कराया जा रहा है। इंडिया हैज बीन होस्टिंग द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम सिंस 2012। और इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स आते हैं, पोलिंग स्टेशन पर आते हैं, इलेक्टोरल रोल्स को देखते हैं, इलेक्शन की पूरी मशीनरी को देखते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे फंक्शनिंग हो रही है, सारी की सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, कैसे वोटर को इजीली हम रजिस्टर कर रहे हैं, कैसे इलेक्टोरल रोल में आ रहे हैं, कितना स्मूथ प्रोसेस होता है इंडिया के अंदर में वोटिंग करने का, ये सारी चीजें इसके अंदर में देखी जाती है। अब यहीं पर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है दोस्तों, स्वीप। इसको प्लीज याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते। स्वीप है क्या दोस्तों? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। भारत के अंदर में दोस्तों सबसे बड़ी समस्या क्या है? इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर में सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन नहीं करना, नहीं होना। और उसके लिए कैसे वोटर्स को अवेयर किया जाए कि आप इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए, साथ में उनको यह भी इंश्योर करना, क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा एजुकेशन, इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, वहां पर उनको उनके राइट्स के लिए भी अवेयर करना, इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए अवेयर करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके क्या बेनिफिट होंगे उसके लिए अवेयर करना। किसके थ्रू? स्वीप प्रोग्राम के थ्रू दोस्तों। एजुकेशन एंड वोटर लिटरेसी इन इंडिया अवेयरनेस कैंपेन है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। चलिए, तो स्वीप का ये देखिए इमेज मैंने लगा दी है, जिससे याद करने में आपको क्या रहे, आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समर्थ, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने अभी एक लॉन्च किया है समर्थ। किसके लिए दोस्तों? महिलाओं के लिए, विमेन के लिए। तो क्या है दोस्तों?
यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई लॉन्चेस अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर विमेन। समर्थ, एक एंटरप्रेन्योरशिप की ड्राइव है समर्थ नाम की, महिलाओं के लिए। दरअसल दोस्तों, महिलाओं को कैसे प्रमोट किया जाए, महिलाओं को कैसे एनकरेज किया जाए कि कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप रोल में आए, कैसे वो नए नए एमएसएमई सेक्टर के अंदर में, नए नए इंडस्ट्री के अंदर में नए नए कहते हैं ना एंटिटीज को स्टैब्लिश करें, वेंचर्स को स्टैब्लिश करें, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो स्मॉल सेक्टर के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको एनहांस करके लार्जर सेक्टर में ले जाए, एमएसएमई के सेक्टर पे ले जाए, वहां उतने लेवल पर प्रोडक्शन करें। तो प्लीज याद रखिएगा, समर्थ किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। ये स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है, किसके लिए? वुमेन के लिए। किसके द्वारा किया गया? एमएसएमई मंत्रालय के लिए। आपको कंफ्यूज करेंगे कि महिला मंत्रालय के द्वारा किया गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, आप कहेंगे नहीं, एमएसएमई के द्वारा किया गया। ये किस लिए? इट एम्स टू प्रोवाइड वुमेन विद एन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट बाय अंडरटेकिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी यही तो अभी आपको बता रहा था सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज याद रखिएगा। और इसके अंदर में फायदे क्या क्या है, इस स्कीम के अंदर में बेनिफिट क्या मिलेंगे, इस इनिशिएटिव के अंदर में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे महिलाओं को। फॉर एग्जाम्पल 20% सीट्स क्या करेंगी? रिजर्व कर दी जाएंगी। जो स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं ना, वो रिजर्व किसके लिए कर दी जाएंगी? महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए। और ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि 7500 के आसपास महिलाएं इससे क्या होंगी? बेनिफिटेड होंगी इस प्रोग्राम के तहत में। दूसरा देखा जाए 20% एमएसएमई बिजनेस डेलीगेशन। दरअसल क्या है, हर साल सरकार क्या करती है, बिजनेस डेलीगेशन, एमएसएमई के बिजनेस डेलीगेशन को नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, दोनों लेवल पर वर्कशॉप्स में भेजते हैं, जहां पर आप नई नई टेक्निक को सीख सकें, नई नई चीजों को समझ सकें, नए नए आइडियाज को समझ सकें। उसके अंदर में भी क्या 20% महिलाओं को क्या दिया जाएगा? वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन ओन्ड जो एमएसएमईज हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 20% डिस्काउंट दिया जाएगा एनुअल प्रोसेसिंग फीस के अंदर में। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं ना, एमएसएमई जो छोटे छोटे सेटअप हैं, उनको क्या करना होता है? उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन वुमेन ओन्ड एमएसएमई करें, उद्यम रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन लें, उसके अंदर भी उनको एनकरेज किया जाए। किसके अंदर में? समर्थ इनिशिएटिव के अंदर में। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। भारत 1947 में आजाद हुआ दोस्तों, और उस आजादी में भारत के कई सारे तबकों ने, कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो हमारी भी कुछ उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, कुछ उनकी उम्र हो चुकी है, उनका एक सहयोग रहा है। इस कारण से उनको क्या दिया जाता है? सम्मान के नाम पर क्या एक पेंशन स्कीम है, और उसको दोबारा से अप्रूवल दे दिया गया, उसको मतलब कॉन्टिन्यूस किया गया है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। प्लीज याद रखिएगा, किसके लिए है? जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनके लिए दोस्तों मंथली सम्मान पेंशन दी जाती है। किनको? फ्रीडम फाइटर्स को दी जाती है। मान के चलिए फ्रीडम फाइटर्स का स्वर्गवास हो गया है, तो उनके जो क्या नाम है, पत्नी या पति वो हैं उनको, या उनके बच्चे जो डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर में, उनको दिया जाएगा ये पूरा का पूरा। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। और ये सेंट्रल स्कीम है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलें आगे बढ़े, बस ये इसके बारे में याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। अगली जो न्यूज थी, ऑलरेडी इसको मैं आपको कराई चुका हूं हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर में। स्लिनेक्स एक्सरसाइज है दोस्तों, किसके बीच में? श्रीलंका और इंडिया के बीच में। श्रीलंका और इंडिया के बीच में, प्लीज याद रखिएगा, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में क्या है? मैरीटाइम, यानी कि दोस्तों कौन सी एक्सरसाइज है? नेवी वाली एक्सरसाइज है। अब दरअसल यूपीएससी के अंदर में टेंडेंसी क्या है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेंगे कि स्लिनेक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, तो आप कहेंगे नहीं, ये क्या है? नेवी एक्सरसाइज है। प्लीज याद रखिएगा, इससे ज्यादा अब मैं और क्या बताऊं इसमें। और आपको पता है ऐसी एक्सरसाइजेस क्यों कराई जाती हैं? क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है यानी कि आप जरूरत पड़ने पे, मान के चलिए सुनामी जैसे पहले आई थी, अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, दो आर्मीज को, दो कंट्रीज को एक साथ मिलकर कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, या किसी जगह पार्टिसिपेट करना है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोग्राम में लगना है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप? एक दूसरे की चीजों को क्या कर सकते हैं? इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन में काम कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या करता है ये? इंटरऑपरेबिलिटी को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और एक और चीज याद रखिएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक सागर, क्या सागर, ये एक मंत्र दिया था, वो क्या था? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। किस रीजन की बात कर रहे हैं? इंडियन पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, वैसे लार्जर कंटेक्स्ट में, वैसे वो बात कर रहे हैं इंडियन ओशन के अंदर में।
इंडियन ओशन के अंदर में सबका कैसे विकास हो उसकी बात करते हैं। सागर, प्लीज याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। और इसमें कई सारे सागर इनिशिएटिव के अंदर में भारत ने कई सारे क्या किए हैं, हेल्प प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, कई सारे एड ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, कई जगह पे हमने राशन पहुंचाया है, कई जगह पे दवाइयां पहुंचाई हैं, कई जगह पे हमने क्या किया है, वहां पर अपने डॉक्टर्स को भेजा है, मेडिसिन पहुंचाई है, वैक्सीन पहुंचाई है। तो प्लीज याद रखिएगा इस सागर के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला दोस्तों PLI स्कीम, ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूं, बार बार समझा चुका हूं कि PLI स्कीम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम से समझ लीजिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी के अंदर में ये एक बहुत मेजर स्टेप है। आप बाहर से इंपोर्ट तो कम करना चाह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनकी जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा, उसके लिए क्या किया गया कि भारत के अंदर में प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा दोस्तों, जब यहां पर इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। जस्ट अज्यूम भारत के अंदर में 100 AC बनाए जाते थे पहले किसी कंपनी के द्वारा, उनको यह कहा गया कि आप ये रेफरेंस ले लिया 100 से जितना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे उसके बेसिस पे हम क्या देंगे, आपको इंसेंटिव देंगे। तो इसलिए दोस्तों अलग अलग में फार्मास्यूटिकल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह पे क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को हम क्या कर रहे हैं, स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनने के। ठीक है दोस्तों, अब ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है किसके लिए, व्हाइट गुड्स के लिए। व्हाइट गुड्स, व्हाइट गुड्स क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आप और मैं हम घर में यूज करते हैं, AC हो गया, LED लाइट्स हो गए, फ्रिज हो गए, ये सब चीजें किस में आती हैं, व्हाइट गुड कैटेगरी में आती हैं। प्लीज याद रखिएगा, व्हाइट गुड्स के लिए हमने क्या किया, PLI को भी कर दिया है। और आपको पता है व्हाइट गुड्स के अंदर में चाइना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। तो कैसे हम अपनी डिपेंडेंसी उनके ऊपर में कम करें, सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ रिलायंस हमारे यहां पर आए, कैसे हम आत्मनिर्भर बने, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सेक्टोरल डिस्पैरिटीज को खत्म करना, इकोनॉमिक स्केल। अब एक और चीज समझिए, अगर लार्जर सेक्टर में आप प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो आप अपनी जरूरत को तो पूरा करेंगे ही, साथ में दोस्तों क्या करेंगे, आप एक्सपोर्ट भी तो करना शुरू कर देंगे, यानी कि एनहांस करेंगे एक्सपोर्ट को भी। अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। अगर आप ऐसे इंसेंटिव स्कीम दे रहे हैं तो दोस्तों लोग FDI लेकर आएंगे, वो कहेंगे, क्या करेंगे कि भैया यहां पर तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यहां पर क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इस स्कीम के तहत में यहां पर होंगी। अगला देखते हैं, परम गंगा सुपर कंप्यूटर, IIT रुड़की के अंदर में को बनाया गया दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, परम गंगा सुपर कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या, आप और मैं जो नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो बेसिक कंप्यूटेशन के लिए होता है, और उसमें बिट में स्टोरेज होती है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। बट वेदर फोरकास्टिंग करनी है, स्पेस के लेवल पर जाके हमें कैलकुलेशन करनी है, स्पेस के डाटा को इंटरप्रेट करना है, मिसाइल के प्रोजेक्टाइल को हमें इंटरप्रेट करना है, पैन इंडिया लेवल पर हमें डाटा को एक साथ प्रोसेस करना है। अब उतने बड़े काम के लिए हमें बड़ा प्रोसेसिंग कंप्यूटर चाहिए होगा, और उसको कौन परफॉर्म करते हैं, सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसीलिए हमने नेशनल सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड एक मिशन भी क्रिएट कर रखा है भारत सरकार ने, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा हम और ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स बनाए, जो हमारे यहां पर रिसर्च को हेल्प करेगा। अल्टीमेट बेनिफिट किसको पड़ेगा, रिसर्च को करेगा। मान के चलिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है, अब जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए आपको पता है कितना ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास सुपर कंप्यूटर है तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग कितने इजीली हो सकती है। तो प्लीज इन चीजों को भी याद रखिए दोस्तों। तो ये क्या है, इसकी एक बार ये देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स। ये उसकी स्पीड को बताता है, क्या है, द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये क्या है, उसकी स्पीड को बताता है, यानी कि है क्या, मेजरिंग यूनिट है परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर। प्लीज याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या भारत के पास में पहले कोई सुपर कंप्यूटर नहीं रहा है, बिल्कुल रहा है दोस्तों, प्रत्यूष एंड मिहिर, ये क्या है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। जापान से रिलेटेड है, बता दिया नाम, ठीक है, बता देना, F से है और भी बता दिया। अब तो कमेंट कर देना सारे के सारे, ठीक है। चलिए, तो ये रिलेटेड है, इसकी क्रेडिट किसको दिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर बनाने की शुरुआत किसने करी थी, तो याद रखिएगा सेमोर क्रे, US के हैं, इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने शुरू में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर इन्होंने बनाए थे दोस्तों। चलिए, तो चलें आगे बढ़े। तो फ्लॉप्स,
किससे रिलेटेड है? स्पीड से रिलेटेड, सुपर कंप्यूटर की स्पीड से रिलेटेड है। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। फ्लॉप्स की बात कर रहे हैं हम, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की, प्लीज याद रखिएगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर में इसको बनाया गया है, सीडेक की हेल्प से बनाया गया। अब सीडेक क्या है दोस्तों? सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। ये क्या है? गवर्नमेंट की प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारी चीजें होती है ना, उनको बनाने में काम करते हैं। देखिए ये इसमें कैसे हेल्प कर रहे हैं, समझिए। सुपर कंप्यूटर, अब सुपर कंप्यूटर आपने बना लिया, उसको बनाने के लिए आपको सर्वर की भी जरूरत होगी। उसको बनाने के लिए दो यूनिट को कनेक्ट करने के लिए, इंटरकनेक्शन के लिए फास्ट इंटरकनेक्टर भी चाहिए होगा। तो ये भी इन्होंने बनाया, किसने? सुपर कंप्यूटर के अंदर में किसने बनाया? सीडेक ने बनाया। उनका नाम याद रखना दोस्तों, रुद्रा। ये क्या है दोस्तों? सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया सर्वर है, जो किसके अंदर में यूज होगा? सुपर कंप्यूटर में। और त्रिनेत्र, क्या याद रखना? त्रिनेत्र और रुद्रा दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों के दोनों मेजर कंपोनेंट है सुपर कंप्यूटर के दोस्तों। चलें आगे बढ़े, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब दोस्तों ये हम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हमने क्यों बनाया? ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि ये रिसर्च के लिए है। इससे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करेंगे कि वो रिसोर्सेज यूज हो सके किसमें? सुपर कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इनिशिएटिव किसको करेगा? हेल्प करेगा रिसर्च कम्युनिटी को करेगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे बढ़े। परम गंगा क्या करेगा? रिसर्च को बढ़ेगा। और ये मेक इन इंडिया की तरफ में एक बहुत बड़ा आने वाला समय पे क्या है, बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ेगा इंडिया के अंदर में, कि हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में कितना धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग, ऑलरेडी पता है। अटल टिंकरिंग लैब, नीति आयोग, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, आप सबने वो देखा होगा, वो लगा के हेलमेट सा लगा के आप सब देखते हो ना कि रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जिसको बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी, जिसके अंदर में हमें ऐसा लगता है कि आसपास में ही सारी चीजें घटित हो रही हैं। हम वीडियो गेम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं उस प्रकार से। तो उसके अंदर में कैसे यूथ को उसके अंदर में इनोवेशन के लिए लेकर आया जा सके, यूथ कैसे उसके अंदर में पार्टिसिपेट करे, कैसे उस लेवल पर, यानी कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के बारे में क्या करे, वहां पर नए नए प्रोजेक्ट को बनाए, नए नए क्या इन्वेंशन करे। उसके लिए क्या क्या इन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों? ये चीज किसके साथ मिलकर? पार्टनर के साथ, स्नैप INC। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, नीति आयोग ने इसको किया है, बस इतना याद रख लीजिए। ऑग्यूमेंट रियलिटी होता क्या है, एक्चुअली में आपको पता ही चल गया कि ऐसा लगता है कि सब कुछ आसपास। अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला फायदा हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न। मान के चलिए कोई ऐसा टेरेन है जहां पर हमें नहीं पता उसके बारे में, तो आप क्या कर सकते हो? उस एरिया में ड्रोन के द्वारा उसकी मैपिंग कर सकते हो। फिर वहां पर जो जाने वाला हमारा जो ग्रुप है, जो असॉल्ट ग्रुप है, जो जाने वाला है, कोई स्ट्राइक करने वाला है, उसको क्या कर सकते हो? उस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के थ्रू क्या कर सकते हो? उनको उस पूरे एरिया के बारे में बता सकते हो, उसके एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकते हो। तो ये क्या है दोस्तों? उनको क्या करेगा? हेल्प करेगा दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, ये इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में हो सकता है, आपके गेमिंग फील्ड में हो सकता है, सिक्योरिटी फील्ड में हो सकता है, क्या नाम है, आपके जो रूरल एरिया में जो आपके सर्वे हैं वहां पर हो सकता है। हर जगह पे इसका क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? ये क्या करेगा? अटल इनक्यूबेशन सेंटर के साथ में मिलकर ये क्या करेगा? AR को कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे एडवर्टीजमेंट को बढ़ाया जाए, उसको कैसे बूस्ट किया जाए, वहां प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे की जाए, वहां पे कैसे क्रेडिट मिले जो स्टार्टअप बना रही है, सारी चीजें इसके अंदर में करी गई हैं। अगला आता है नारी शक्ति पुरस्कार। अभी हमने विमेंस डे मनाया है दोस्तों, तो विमेंस डे मनाया है, नारी शक्ति पुरस्कार। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको कौन करता है? इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन दिया जाता है नारी शक्ति पुरस्कार। कौन, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के अंडर में रहता है ये दोस्तों? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वो महिलाएं और वो इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने महिलाओं के रिलेटेड कोई उनके सेफ्टी से रिलेटेड या उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई काम किया है, तो उनको पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए एक्नॉलेज करने के लिए कि सोशल वेलफेयर में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं विमेन और उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन एक ही इंसान को दिया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जा सकता है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अब एक और चीज क्वेश्चन आता है, क्या इसका शुरू से ही नाम यही था, नारी शक्ति पुरस्कार? नहीं, पहले इसका नाम था स्त्री शक्ति पुरस्कार 1999 के अंदर में, और 2015 में इसको चेंज कर दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार से रहे। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। देखिए रिसेंटली 4-5 साल की जो चीजें चेंज हुई है, वहां से भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आने वाले समय में।
ठीक है। और आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में है, कोई नया स्टार्टअप बनाया है, कोई एमएसएमई है, कोई बिजनेस में है, कोई सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं कैटेगरी के अंदर में। और उनको क्या किया जाता है इसके अंदर में, उनको क्या है, इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे या उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे उनको यह अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं। झरोखा, झरोखा कॉम्पेडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्ट एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू। मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश हूँ। एक तरह से ये क्या है, मतलब वर्कशॉप कह लीजिए या शो केस कह लीजिए, लोगों को बताने के लिए हमारे आर्ट, कल्चर और हैंडलूम के बारे में, हैंडीक्राफ्ट के बारे में बताने के लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया गया है। ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसे पूरे भारत में हैंडीक्राफ्ट, और उसके लिए जहां पर क्या किया जाए, उसको नाम क्या दिया गया, झरोखा। फिर याद कर लीजिए, झरोखा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, झरोखा। फिर कह रहा हूं ऑल इंडिया लेवल पर इसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहां पर आप एक तरह से कह दीजिए कि प्रदर्शनी कह लीजिए, शो कॉज कर लीजिए, वहां पर इसको किया जाएगा। प्लीज याद रखिएगा। और इसको सबसे पहला फर्स्ट इवेंट कहां पर हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है, भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल न्यूज में था, क्यों था भाई, वहां के रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है। किस पे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम कर दिया इसका, भोपाल रेलवे। तो रानी कमलापति ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रानी कमलापति कौन है, गोंड जो किंगडम था मध्य प्रदेश का, वहां की रानी रही। कभी इनके रिलेटेड जब कहानी बताने का समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे इन्होंने लड़ी, फिर अफगानिस्तान के एक लीडर से कैसे उन्होंने मदद मांगी, फिर कैसे काम हुआ, सारी चीजें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अभी याद रखिएगा। और जो गौंड कम्युनिटी, अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, रानी कमलापति के बारे में पूछा जा सकता है, एक ये फैक्ट पूछा जा सकता है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है ना कि गौंड कम्युनिटी कहां है, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गौंड कम्युनिटी कहां पर, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया के अंदर में गौंड कम्युनिटी, 2001 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए। और मध्य प्रदेश में सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है भील के बाद में। देखिए इस लाइन से कितने क्वेश्चंस निकल गए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर में गौंड कम्युनिटी लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, अगर वो नहीं भील है, तो ये देखिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और यहां पर शोकॉज किया जाएगा कि विमेन आर्टिस्ट कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ट्राइबल महिलाएं, ट्राइबल लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरह की प्रदर्शनी है, ऐसे हर स्टेट में, हर जगह पे ऐसे इवेंट किए जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के हम कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे कि क्या है, अलग अलग, आप खुद सोचिए ना, किसी रीजन में अगर हम जा रहे हैं, वहां पर किसी दूसरे रीजन की कल्चरल एक्टिविटीज को हम वहां पर दर्शाएंगे तो कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ अमलगेशन होगा, किस चीज का, कल्चरल एक्टिविटीज का दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो रानी कमलापति जी के बारे में देख लीजिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देंगे 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, तो नहीं, 18th सेंचुरी के अंदर में महारानी थी दोस्तों। और एक पत्नी थी किनकी, निजाम शाह की, निजाम शाह की पत्नी थी। निजाम शाह की डेथ हो गई थी, फिर इनके बच्चे को कैसे इन्होंने पाला, फिर कैसे 12 साल के लिए क्या नाम है, इनको कहीं और रहना पड़ा। क्यों, क्योंकि इनके पति की हत्या जो इनके कजन ने कर दी थी, फिर वो इनसे शादी करना चाह रहे थे। ये सारी कहानी ऑलरेडी आपको पता ही है, सारी की सारी रानी कमलापति जी के बारे में। फिर उन्होंने कैसे वो कितने अपने इंटेलिजेंस से, अपने एक्सपर्टीज से कैसे उससे लोहा लिया, कैसे अपने किंगडम में वापस आई। फिर उसके बाद में दोबारा उनके ऊपर में किसी ने आबरू पे उनके वो करने की कोशिश करी, उनसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करी, तो उन्होंने जल समाधि ले ली थी। इसलिए बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमलापति पैलेस भी दोस्तों वहां पर है, और ये क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट भी है वहां पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको पता ही है, लिख के रह गया हूं। अगला, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। विश्वकर्मा जी, अब इसको अपने आप ही लिंक कर लो, किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है, जो आपके इंडस्ट्रीज में जो लोग वर्कर परफॉर्म करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों, जो आउटस्टैंडिंग काम करते हैं इंडस्ट्रीज में। किसमें दोस्तों, इंडस्ट्रीज में, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए काम दिया जाता है, उन वर्कर्स को ये अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। प्लीज याद रखिएगा। और अगर देखा जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, जितने भी इस बार पुरस्कार मिले उसमें से 54% वर्कर कहां से है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये पीआईबी में है। पीआईबी में अगर ऑलरेडी कोई चीज आ चुकी है तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो एग्जाम के पास। ठीक है, तो ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और नेशनल लेवल पर दिया जाता है। किस लिए, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं किसकी, भारत सरकार की, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं।
और वो कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनके वर्कर अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो उन वर्कर्स को कैसे मोटिवेट किया जाए अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली फिर क्या होगा, गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगी ना, तो ये उसके लिए क्या हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। पहले इसको श्रमवीर नेशनल अवार्ड्स बोला जाता था, बाद में इसका नाम विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, कैश प्राइज और इंसेंटिव्स इसमें, सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीजें इसमें दी जाती है। चलिए अगला आर्टिकल ऑलरेडी मैं आपके साथ हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी बताता हूं। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है। ये है क्या, सिंपल और सरल भाषा में समझाता हूं। कई सारी भारतीय सरकार की मिनिस्ट्रीज हैं, कंपनीज जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, एंटरप्राइजेस बोलते हैं, उनके पास में सरप्लस में जमीन है जिनका यूज नहीं हो रहा है, वेस्ट पड़ी है, खाली पड़ी है। उनको कैसे मोनेटाइज किया जा सके। सिंपल सरल भाषा में मोनेटाइज का मतलब क्या, या तो उसको बेच दो, सेल आउट कर दो, या तो उसको लीज कर दो, यानी कि जो खाली पड़ी है मोनेटाइज, यानी कि उससे पैसा आए किसी भी तरीके से। और ये किस लिए, आपको पता है भारतीय सरकार रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाह रही है, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, इसीलिए कई सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, ऑलरेडी आपको पता है। तो ये इसलिए शुरू किया गया है, लैंड मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। प्लीज याद रखिएगा, इसकी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ओनरशिप किसके पास रहेगी, भारतीय सरकार के पास में रहेगी। ऑलरेडी कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो सरप्लस लैंड है और जो बिल्डिंग्स है, उन एसेट्स को हम क्या करेंगे दोस्तों, उनको सेल आउट करने के लिए, उनको मोनेटाइज करने की कोशिश की। यूनियन बजट के अंदर भी इसका जिक्र हुआ था, इसीलिए इसको अनाउंस किया गया। नेशनल कैबिनेट ने, हमारी जो कैबिनेट है यूनियन कैबिनेट, उसने इसको अप्रूवल दे दिया और एक तरह से मैनेजमेंट भी करेगा। सबसे टॉप लेवल पर क्या करेगा, ये पॉलिसी और टेक्निकल एडवाइजरी भी जारी करेगा, किसको, ये जो सेंट्रल एंटरप्राइजेस है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, बस इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे इसके अंदर में, जो सरकार के ऊपर के बिहाफ पे काम करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, ये सब डिटेल्स हैं, उनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बस प्लीज याद रखिएगा, मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है, प्लीज याद रखिएगा बस। अगला सोय प्रोडक्ट्स। अब सोय प्रोडक्ट्स, सोया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ईट हेल्दी कैंपेन, ईट राइट कैंपेन, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार न्यूज में बने रहते हैं। तो वहां से रिलेटेड दोस्तों याद रखिए, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज ऑर्गेनाइज्ड अवेयरनेस वेबिनार, किस चीज के लिए, कि सोय प्रोडक्ट्स को कैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स पे रखा जाए, कैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसको दिए जाएं, किन किन प्रोडक्ट्स को मिल चुका है उनके बारे में ही ये अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा। तो सोय प्रोडक्ट्स होते क्या है दोस्तों, सोय प्रोडक्ट्स बहुत हाई क्वांटिटी में, इनके अंदर में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। अब इनको इनटेक करने से कई प्रकार की बीमारियां भी, प्रॉब्लम क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे जो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह होते हैं ना, जो उनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो भी कहा जाता है सोय प्रोडक्ट को लेने से कई सारे हेल्थ इश्यूज, मेंटल स्ट्रोक्स, उनमें क्या करता है, उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है, तो सोयाबीन हो गया। ठीक है, अब इसके कई सारे चावल, वो चावल कह रहा हूं, आटा भी बनता है, तेल भी बनता है इनसे रिलेटेड। आपको पता होगा सोया ऑयल आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होते हैं वहां पर उनको खिलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर एक और चीज देखा है, सोयाबीन के अंदर में कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आइसोफ्लेविनोज, ये क्या करता है, फाइटोस्ट्रोजेंस की तरह काम करता है, जो क्या करता है, विमेन के अंदर में जो उनके फीमेल एस्ट्रोजन होते हैं ना, उनको रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट है। और देखा जाए सोय जो फ्लोर है, यानी कि जो आटा है, वो आपके रिचेस्ट होते हैं किसमें, आइसोफ्लेविनोज में। दोस्तों प्लीज याद रखिए, आपके पीआईबी में था तो इसलिए मैं ले आया हूं, नाम याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट एटलीस्ट याद रख लीजिए। आपके अंदर में काफी सारी वैरायटी होती हैं, सेकेंड जनरेशन क्या होता है, इसके ऑयल जो प्रोडक्शन होता है। अब आप खुद सोचिए, एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है, उसको मतलब स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करना, उसकी मार्किंग क्यों करना, क्योंकि दोस्तों उसकी क्वालिटी को आप एश्योर कर सकते हो। क्वालिटी एश्योर होने के कारण में क्या होता है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ में आप स्टैंडर्डाइज करने के कारण उसको रेगुलराइज भी कर सकते हो, यानी कि कोई फेक प्रोडक्ट उसके नाम पर यहां पर ना है। कोई ऐसा तो नहीं है कि मिक्सचर करके उसको किया जाए, तो यानी कि आप पैरामीटर्स और टेस्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। तो सारी चीजें क्या है, ये मार्किंग के थ्रू उसको हम करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो BIS सर्टिफिकेशन ये जरूरी होता है, ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। 1955 से ये चीज करी जा रही है। अब अगर देखा जाए तो BIS के अंदर में जो 6 प्रोडक्ट हैं, 7 प्रोडक्ट हैं, उनको कैसे कैसे सर्टिफिकेशन मिला, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी एक बार याद रख लीजिए कि सोया नट्स हो गया, सोया मिल्क हो गया, बटर हो गया, इन सबको क्या मिला हुआ है, मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला, साहित्य उत्सव। साहित्य उत्सव क्या है दोस्तों? साहित्य अकेडमी के द्वारा ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, साहित्य उत्सव। और अगर देखा जाए भारत के अंदर में तो लिटरेचर से रिलेटेड सबसे बड़ा फेस्टिवल भारत के अंदर में इसको माना जाता है, और इसी में ही साहित्य अकेडमी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर जो लिटरेचर से रिलेटेड वहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है, उसके अंदर में जो एडवांसमेंट है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, उन सब चीज़ों को ये क्या करता है, सिग्निफिकेंट है उसके अंदर। इसके अंदर में एग्जीबिशन भी होता है। मान के चलिए किसी महिला ने या ट्राइबल ग्रुप ने कोई अच्छा काम किया है लिटरेचर से रिलेटेड, यहाँ पर उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर उसको प्रदर्शनी उसकी की जाती है कि लोग आए, देखें, जाने, समझे उसके बारे में। तो प्लीज याद रखिए दोस्तों कि इसके अंदर में जैसे देखिए यंग इंडिया, द राइज ऑफ यंग इंडिया से रिलेटेड कई सारे लोगों ने जिन्होंने लिखा है लिटरेचर के बारे में, उसको किया जाता है। देखिए इवेंट विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ राइटर्स रिप्रेजेंटिंग ए वैरायटी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इन राइटर्स का क्या हुआ, यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ है। तो ये सिंपल सी बात, बस इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है, मैंने ले आया। साहित्य अकादमी अवार्ड भी यहीं पर दिए जाएंगे। पूर्वोत्तरी जो एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट और जो तराई रीजन है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब साहित्य अकेडमी ये है क्या दोस्तों, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी दोस्तों क्या है, इंडिया की नेशनल अकेडमी है, ठीक है दोस्तों, ऑफ लेटर्स। तो आप सभी को पता है लेटर्स, पत्राचार, सारा का सारा। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1954 में स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े नाम इसके क्या थे, गवर्निंग काउंसिल में थे, जनरल काउंसिल। कौन कौन थे दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, कोई बताएगा कौन थे? टीचर्स डे, कोई बताएगा कौन थे? प्रेसिडेंट थे या वाइस प्रेसिडेंट थे? बताइए कमेंट करके। अबुल कलाम आजाद साहब, राजगोपालाचारी जी, पनिकर जी, मुंशी जी, जाकिर साहब, देखिए कितने बड़े बड़े नाम, जवाहरलाल नेहरू, सारे के सारे थे, ठीक है दोस्तों। प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि प्रेसाइडेड बाय गांधी जी, प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी जी, प्रेसाइडेड बाय अंबेडकर जी, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेसाइड किया गया था। उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है दोस्तों, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत है नहीं। एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, अभी हमने श्रीलंका के साथ देखा। एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन किसके बीच में होता है दोस्तों? इंडिया एंड जापान। अब दोस्तों ये किसके किसके बीच में? ये मिलिट्री एक्सरसाइज। वो कौन सी थी? वो नेवल एक्सरसाइज थी। ये कौन सी है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, प्लीज याद रखिएगा। और ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगले आर्टिकल पे चले। पूसा कृषि मेला योजना और कुरुक्षेत्र वाले सेशन में कई बार पढ़ा चुका हूं कि एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है भारत की जीडीपी के अंदर में। अब भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर अगर कंट्रीब्यूटर है तो जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से अवेयर किया जा रहा होगा, उनको नई नई टेक्निक्स के बारे में सिखाया जा रहा होगा, उनको नई नई वो जो कहते हैं फसल कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए उसको सिखाया जा रहा होगा, नए नए सीड्स के बारे में, बीजों के बारे में बताया जा रहा होगा। तो इसके अंदर बताया जाए कौन ऑर्गेनाइज करता है? द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज ऑर्गेनाइज कृषि विज्ञान मेला। दोस्तों प्लीज प्लीज याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। पूसा कृषि मेला इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर पूसा सीड्स भी खरीदे। अब पूसा सीड्स कौन कौन से? जैसे बासमती से रिलेटेड जो सीड्स क्या होते हैं, देखिए मान के चलिए जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उनके अंदर में काफी सारे चेंजेस, मान के चलिए उनको कोई बैक्टीरिया खा रहा है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए जिससे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए, या फिर अलग अलग प्रकार से जेनेटिक कुछ थोड़े से चेंजेस करके उसको अलग प्रकार के बनाए गए, या फिर हो सकता है जो सीड्स नहीं अवेलेबल हैं किसानों के पास में उनको वो सीड सस्ते दामों पे फ्री में प्रोवाइड किया जाए जिससे वो वहां पर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो प्लीज याद रखिए यहाँ पे कई सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की, जैसे नेचुरल फार्मिंग कैसे करें, जीरो बजट फार्मिंग कैसे करें, सारी की सारी चीजें कैसे पढ़ाई गई, कैसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दीजिए, सीड अदर के क्या वेरिएंट है, देखिए बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, ये सारे के सारे ऐसे क्या होते हैं, इनको दिए गए जिससे क्या करें अपने क्रॉप के, अपनी डाइवर्सिटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली ये याद रख लिया किसने कराया, क्या कराया और कैसे कराया, ठीक है दोस्तों। फर्टिलाइजर, डिकम्पोजर, सारी चीजें इसके अंदर में ऑलरेडी हैं दोस्तों। वाटर, पानी,
अब वाटर से रिलेटेड कंपनीज आए, नए नए स्टार्टअप लगाएं, वहां पर जो भारत की पानी से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करें, और स्पेशली कहां पर, अर्बन। तो अर्बन इलाकों के लिए कोई स्कीम शुरू हुई थी क्या? जी हां दोस्तों, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। तो इस स्कीम के अंडर में दोस्तों समझिए, इस स्कीम के अंडर में कैसे वाटर चैलेंजेस से रिलेटेड नए नए स्टार्टअप आए, ये चीज शुरू की गई है। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इंडिया वाटर पिच पायलट स्कीम, इसके द्वारा स्टार्टअप चैलेंजेस शुरू किया गया। किसके द्वारा? महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किस स्कीम के अंडर में? इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है, कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, कैसे नए नए स्टार्टअप भारत के जो अर्बन इलाके हैं वहां पर वाटर से रिलेटेड क्राइसिस जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट हो, चाहे वो वाटर का कनेक्शन हो, वाटर की कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो, हर प्रकार के वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके अंदर में 100 स्टार्टअप को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे फंडिंग सपोर्ट के रूप में, महुआ की तरफ से गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंडर में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है? इस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वाटर सेक्टर के अंदर में भारत एक लीडिंग रोल में आए। वाटर सेक्टर के अंदर में आपको पता है नीति आयोग की भी रिपोर्ट आ चुकी है कि वाटर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा स्टेट से। वाटर से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आ चुकी है। इसलिए वाटर से रिलेटेड कैसे हम चेंज ला सकें, वाटर से रिलेटेड जैसे कंजर्वेशन कर सकें, वाटर से रिलेटेड नई नई इंडस्ट्रीज बन सकें, एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, साथ में दोस्तों हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाएं, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में करी जाएंगी। ठीक है, अमृत। अगला जो है दोस्तों, नेशनल मेडिसिन डिवाइसेस पॉलिसी की ड्राफ्ट आया है। सिंपल सी भाषा में समझिए, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस आप सभी के घरों में मान के चलिए, कोई पैरों के हो गए सपोर्ट सिस्टम हो गया, गले के लिए सपोर्ट सिस्टम हो गया, बीपी, ये क्या नाम है, थर्मामीटर, ये सारी मतलब मेडिकल सपोर्ट सिस्टम जो हमारे घरों में यूज होते हैं या हॉस्पिटल्स में भी यूज होते हैं। अब उनके रेगुलेशन के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए के रेगुलेशन के लिए, उन सेक्टर के रेगुलेशन के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, जिसके अंदर में कहा गया है कि कैसे आप इनकी ग्रोथ को तो एंश्योर करोगे, साथ में यह भी एंश्योर करोगे कि मेडिकल डिवाइसेस की जो क्वालिटी है वो कैसे इंश्योर की जाए। ऐसा ना हो दोस्तों कि कहीं मेडिकल डिवाइसेस फेक, फॉल्टी, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाए। तो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के अंदर में आपको पता है हेल्थ केयर सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेडिकल सेक्टर। अब मेडिकल सेक्टर के अंदर में क्या क्या सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, इम्प्लांट्स, नी ट्रांसप्लांट के अंदर में, हार्ट के अंदर में जो स्टंट डाला जाता है, सब क्या है, इम्प्लांट्स हैं दोस्तों। ठीक है, अब कंज्यूमेबल एंड क्या नाम है, डिस्पोजेबल जो चीजें यूज होती हैं, जिनको हम यूज करते हैं, फेंक देते हैं, वो हो गया। आपका क्या होगा, इन्वर्टर डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आते हैं, डिवाइसेस के अंदर में आती है, कैटेगरी के अंदर में। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब इसी के अंडर में आता है। तो आप खुद सोचिए इस कैटेगरी को रेगुलराइज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली कोविड-19 के बाद में देखने में आया। क्यों? आप खुद देखो, दवाइयां काउंटरफिट, नकली दवाइयां कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो दवाइयां हैं जो 3-3 लाख रुपए की, एक तो फेक उसमें मिल रही हैं, कालाबाजारी मिल रही हैं, और वो भी फेक मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन सब चीजों के लिए कि कैसे क्वालिटी को इंश्योर किया जाए, कैसे सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाए, कैसे उसको अंदर में देखिए, अगर ये मेजर होंगे, पॉलिसी होगी, तो इंडस्ट्री का सेटअप भी तो होगा ना, क्लैरिटी होगी तो इंडस्ट्रियल सेटअप भी होगा, और वो क्या करेगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को क्या करेगा, बेनिफिट करेगा दोस्तों। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी पता है हमारे भारत के अंदर में ज्यादातर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो कहां से आ रही हैं, मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियों से ही आ रहे हैं। अब उनको अकाउंटेबल बनाना क्वालिटी के रिगार्डिंग, उनको अकाउंटेबल बनाना रेट के रिगार्डिंग कि वो क्या रेट ले रहे हैं। अगर दोस्तों आप खुद सोचिए, पेंडेमिक के अंदर में इन चीजों को अगर नहीं कंट्रोल किया जाता तो अपनी मनमानी से किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी चार्ज कर सकते। यानी कि हमें दोस्तों पेंडेमिक के समय इस सेक्टर की क्या आई, जरूरत हमें समझ में आई, और कितना ज्यादा डिपेंडेंस हमारा ग्लोबल लेवल पर मल्टीनेशनल कंपनीज पर है, ये भी समझ में आया। तो इसमें भी आत्मनिर्भर हमें बनना है कि नहीं बनना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपको पता होगा कि पीएलआई स्कीम्स हमने लॉन्च करी, किसे, फार्मा सेक्टर के अंदर में, ऑलरेडी बताया, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर में कैसे एडवांसमेंट किया जाए, उसके लिए भी पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई कि कैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें जाना है दोस्तों। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगा, जिसके अंदर में क्या होगा, आपका जो एजेंसीज की मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि एक ही एजेंसी कई एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस करेगा, कॉम्पिटिटिव, मान के चलिए इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान हो रहा है, क्योंकि एमएनसीज इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रही हैं, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर उनको नुकसान हो रहा है, तो उनको कैसे इंश्योर किया जाए कि कॉम्पिटिटिव मार्केट बनी रहे, ये भी इंश्योर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे बढ़े। अगला जो है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है दोस्तों। आप खुद सोचिए, भारत का ये एरिया, आप खुद सोचिए एक एरिया से दूसरे एरिया में फ्लाइट उड़ती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर उतने पैसेंजर नहीं है, वहां पर जो ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो नहीं निकल पाती है। अब इसके कारण में दोस्तों आप खुद सोचिए, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने वाले इंसान को फ्लाइट ही नहीं मिलती है, और आम आदमी को अलग प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, रीजनल कनेक्टिविटी ना होने के कारण में ऐसा नहीं है सिर्फ आम आदमी को, वहां के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती है। अगर वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो हो सकता है, हो क्या सकता है, ये होता है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस एंटिटीज हैं, वो वहां पर सेटअप क्यों करेंगे, क्योंकि जब इजीली एक्सेसिबल ही नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी दोस्तों। क्या? उड़े देश का आम नागरिक। दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा शुरू किया गया था 2016 के अंदर में। और एक और चीज याद रखिएगा, इसको जो मतलब वायबिलिटी को फंड कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो प्राइवेट एयरलाइंस है, आप आइए इस वाले रूट में भी क्या करिए, अपनी फ्लाइट्स को शुरू करिए। यहां पर फ्लाइट शुरू करेंगे, पैसेंजर को फायदा मिलेगा, पैसेंजर को फायदा मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहां पर होंगी, नए नए बिजनेस सेटअप होंगे। उससे क्या होगा, ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। अब खुद सोचिए, किसी रीजन के अंदर में कोई फ्लाइट जाती नहीं है, ट्रेन लेने के लिए आपको 4 घंटा ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, तो वहां क्यों इन्वेस्टमेंट होगा, वहां लोग क्यों रहेंगे, वहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाने लग जाएंगे। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के अंदर में कैसे हम फ्लाइट की जो ऑपरेशंस उनको इंक्रीज करें, उसके लिए हमने स्कीम शुरू करी थी, उड़े देश का आम नागरिक। दोस्तों ठीक है, कॉमन मैन के लिए कैसे अफोर्डेबल बनाया जा सके, उसमें कैप लगाया गया कि इतने से ज्यादा में प्राइस में आप नहीं लेंगे। वो ये सब चीजें की गई थी किसके अंदर में, उड़े देश के आम नागरिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहता है कई बार समय पे। अभी इन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि टेलीकॉम ये रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, इसके अंदर में एक और चीज है, वो क्या है, डिस्प्यूट से रिलेटेड भी ट्रिब्यूनल है, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। कोई किसी कंपनीज के अंदर में कोई डिस्प्यूट है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, यही करेगा, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। प्लीज दोस्तों याद रखिएगा, ट्राई भारत के अंदर में एक एक्ट के तहत बना था। देखिए वैसे मैं लेकर नहीं आता इसको, मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए था ये वाली लाइन, बस ये वाली लाइन, क्योंकि ट्राई केबल के, आपको पता है केबल के जो रेट थे उसके कारण में न्यूज में था, फिर ट्राई ने उसके बाद की रेटिंग से रिलेटेड उस समय भी न्यूज में था, फिर ट्राई दोस्तों इसलिए भी न्यूज में था, किससे रिलेटेड, टेलीकॉम सेक्टर में जो फ्रीक्वेंसीज का एलोकेशन उससे रिलेटेड हो गया, इसलिए न्यूज में है। तो आपसे कह सकते हैं कि ये किस कानून के तहत बना था, तो प्लीज याद रखिए, ट्राई स्टैब्लिश हुआ था ट्राई एक्ट के अंदर में 1997 में, यानी कि क्या है दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए, ये उसके लिए बना था दोस्तों। अब मान के चलिए किसी दो प्राइवेट कंपनीज के अंदर में डिस्प्यूट है, जैसे जियो और उसके बीच में हो गया था, एयरटेल के बीच में डिस्प्यूट हो गया था, तो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व कर, वोडाफोन के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम भी ये करता है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी एक्ट के तहत में ये भी स्टैब्लिश हुआ था, क्या, टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट एंड अपीलेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। अब क्या जरूरत है, ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, बाद में कभी देखेंगे कि ट्राई की प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर ऑलरेडी वर्कफोर्स नहीं है, यहाँ पर काम करने वाले लोग नहीं है, तो उसके कारण जजमेंट नहीं आ पाती, जजमेंट नहीं आ पाती तो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे वाले समय पे देखते हैं, अगला वाला देखते हैं, सुमुल डेयरी, सुमुल डेयरी गुजरात। अब ये इसको कैसे लिंक करिए, सुमुल डेयरी यानी कि दोस्तों क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, छोटे लेवल पर सबके सब मिलकर कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। ऐसा नहीं है उनके पास में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप करने की कोई पावर है, बहुत सारा पैसा, तो कई सारे लोग छोटे छोटे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा किया और एक कोऑपरेशन बनाकर क्या किया उन्होंने, वहां पर प्रोडक्शन शुरू किया। जैसे क्या है, अमूल,
तो जो ये सुमूल डेयरी है ना, सुमूल डेयरी सूरत के अंदर में, ये क्या करते हैं, आपके जो अमूल का जो प्रोडक्शन यूनिट है, 17 शायद प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें से एक प्रोडक्शन यूनिट है सुमूल डेयरी। सुमूल डेयरी को बस याद रख लीजिएगा कि ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन करती है। अभी इतना याद रख लीजिए बस, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सुमूल डेयरी क्या है, आपके 1951 में आया था। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट। और 20 लाख लीटर मिल्क कहां से होता है, यहां से प्रोड्यूस होता है। अब एक और चीज देखिए, इसका लिंक देखिए कि यहां पर जो मिल्क होता है प्रोड्यूस, वो ज्यादातर ट्राइबल जो कम्युनिटी है वहां पर जो वो पालन करते हैं गाय का और भैंसों का, वहां से हो रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर अराउंड 7 करोड़ के आसपास में मिल्क क्या ये डेली बेचा जा रहा है, 7 करोड़ के आसपास। तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड इट्स इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कैसे इंक्रीज किया जाए। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या करें, बड़े बड़े सेटअप लगा लें, बड़े स्केल पे इंडस्ट्रीज लगा ले। तो उसके लिए क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया, फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी में भी है। तो दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए दोस्तों एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया, ठीक है दोस्तों। बस इतना याद रखिए, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो आएगा बाद में, आने वाले समय में तो हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक इकोनॉमी में तो हेल्प कर ही रहा है। देखिए इकोनॉमी में तो हेल्प कर ही रहा है, प्रोडक्शन बना रहे हैं, उससे हो रहा है, जॉब भी क्रिएशन हो रही है लोकल लेवल पर, वो भी हो रहा है। उससे क्या हो रहा है दोस्तों, माइग्रेशन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ये भी एक चीज हेल्प मिल रही है। और दूसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पर दोस्तों, जो ट्राइबल, जो पिछड़ा तबका है, ट्राइबल हो गया, विमेन हो गई, ये सताए जो लोग हैं, इनको क्या मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। चलें दोस्तों, गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर बनाने के काम आता है, सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। मिनिस्ट्री जो है, क्या नाम है, यूनियन मिनिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पर जहाँ पर इस चीज़ को प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पर गए हैं। कहाँ किया जाता है, आईसी बैंगलोर के अंदर में, अभी देख लेंगे सर। तो गैलियम नाइट्राइड, जिसको गैन भी बोला जाता है, टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या दोस्तों, ये एक तरह से सेमीकंडक्टर है दोस्तों, जिसको यूज किया जाता है ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड्स के द्वारा किया जाता है। आप समझिए इस चीज को, गैन इज ए सेमीकंडक्टर कॉमनली यूज्ड इन ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडीज के अंदर में यूज किया जाता है। अब ये एलईडी के अंदर क्यों यूज किया जाता है, गैन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये हाई वोल्टेज है ना, उसको टैकल कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो एक सिलिकॉन से रिलेटेड भी क्या बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनते हैं, वही देखिए वैसे क्या बनते हैं, गैलियम आर्सेनाइड ट्रांजिस्टर बनते हैं। और गैन जो है वो आइडियल क्यों है, उसके रेस्पेक्ट में ये भी दोनों चीजें देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वोल्टेज के कारण में, क्या वोल्टेज की कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी है कि ज्यादा वोल्टेज को हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा हीट को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग प्रोडक्ट्स में, जैसे 5G टेक्नोलॉजी आनी है तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर में इनका यूज किया जा सकता है इनको बनाने के लिए। और आईआईसी बैंगलोर में गवर्नमेंट ने ही इसको सेटअप किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी इज द strategic importance with 5G space and defense. So gallium nitride plays an key role in enabling e-vehicles, wireless in communication में यूज किया जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये हीट ऑलरेडी बता रहा हूं एज ओवर सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर के ऊपर में क्यों है, क्योंकि सिस्टम ऑपरेट वेरी हाई टेम्परेचर पे कर सकता है, बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो सकता है, यानी कि दोस्तों आप बहुत जल्दी इसको क्या स्विच ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑन कर सकते हो। यानी कि ये क्या करता है, स्पीड को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसलिए दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, विदेशों में भी मांग है। इसलिए भारत के अंदर में इस इकोसिस्टम को कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक फैसिलिटी भी बनाई गई दोस्तों, क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के अंदर बनाई गई थी, इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा और आईआईसी बैंगलोर ने साथ में मिलकर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या है, गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम एनेबलिंग सेंटर एंड इंक्यूबेटर यहां पर बनाया जाता है। कहां पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जेंडर संवाद इवेंट, जेंडर संवाद यानी कि बातचीत, वार्ता, बात कौन करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया, जेंडर संवाद को शुरू किया गया। इससे रिलेटेड क्या है, जेंडर से रिलेटेड क्या करना, क्या मैं लोगों को अवेयर करना, महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देना, महिलाओं को उनके फूड, उनके न्यूट्रिशन, उसके बारे में बताना, महिलाओं को हाइजीन के बारे में बताना, महिलाओं को अवेयर करना कि कैसे वो अगर अपने आप को थोड़ा सा भी, मतलब मान के चलिए थोड़ा सा भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं तो कैसे वो परिवार के न्यूट्रिशन लेवल को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। परिवार के अंदर में
फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या इसी के तहत में उनको अवेयर करना। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, नए भारत की नारी करके कैंपेन भी चल रहा है, आप सभी को पता है, वुमेन से रिलेटेड है पूरा का। तो जो सेकेंड वीक के जो पीआईबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर ली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप तिवारी प्रशांत 26 पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ भी आपके साथ में क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीक का जो मार्च का है पीआईबी उसको भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।